गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में वो है एलिमेंटिक इन्फेक्शंस। एलिमेंटिक इन्फेक्शंस क्या होता है? बच्चों, आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुना होगा या फिर देखा भी होगा या फिर महसूस किया होगा कि जो हमारा स्टमक होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें इंटेस्टाइन्स होते हैं। हमारे पेट की आंत होती हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, और जब वो पोटी करने जाते हैं स्टूल्स में क्या मिलता है? छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं। मतलब ये कई तरह के शेप के मिलते हैं, साइज के भी मिल सकते हैं। कोई छोटे मिलते हैं, कोई बड़े मिलते हैं। ठीक है, कभी ना कभी ये जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अपने चाइल्डहुड में कभी कभी ये चीज़ हमें भी हुई होगी, या फिर हम कभी छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनमें भी हमें ये शिकायत देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि उस बच्चे को पेट में कीड़े हो गए हैं, उसको पोटी करते हुए उसमें कीड़े निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से एलिमेंटिक इन्फेक्शंस है। ठीक है, ये एक्चुअली होते क्यों हैं? जब कभी भी हम बाहर की कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं या फिर कुछ फल फ्रूट्स हम बिना धोए खा लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे में उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स लगे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हम बिना धोए साफ़ सफाई किए हुए उनको हम डायरेक्टली खा लेते हैं। ठीक है, उसमें उसके जो माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, हमें दिखाई तो नहीं देंगे। ठीक है, उसको हम खा लेंगे और वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में किसी भी रूट से, अब खा रहे हैं तो हमारे ओरल कैविटी से एंटर कर जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम बिना सोचे समझे उसको स्मेल करना स्टार्ट कर देते हो, तो हमारी नेजल कैविटी से वो एंटर कर सकता है। तो ऐसे कई कैविटीज़ होती है जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसके बारे में और आगे जानेंगे। एलिमेंटिक इन्फेक्शंस क्या है? पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शंस इज कॉल्ड नेमेटोड इन्फेक्शंस। पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शंस को हम नेमेटोड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, या फिर एलिमेंटिक इन्फेक्शंस भी हम इसके नाम से जानते हैं। तो एलिमेंटिक इन्फेक्शंस, पैरासाइटिक वॉर्म्स हो गए, और नेमेटोड इन्फेक्शन, ये सब क्या है? एक ही चीज़ है। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आपको एलिमेंटिक इन्फेक्शंस पूछा जाए या पैरासाइटिक या नेमेटोड, ये तीनों एक ही है बेटा। Right? Next, this infections like ehrlichiosis, which is caused by the organisms of the nematode phylum, and nematodes are parasitic. तो ये क्या है? और अगर हम इसके डिटेल में बात करें तो ये इन्फेक्शंस एलिमेंथिसिस जैसा ही इन्फेक्शन होता है, जो कि नेमेटोड फाइलम ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये उसी के थ्रू फैल रहा है, किसके? नेमेटोड फाइलम के थ्रू। और ये जो नेमेटोड है ये एक्चुअली पैरासाइटिक ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो नेमेटोड फाइलम ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये चीज़ें फैलती है, एलिमेंथिसिस इन्फेक्शंस है, और ये नेमेटोड फाइलम ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैल रही है, तो ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये पैरासाइटिक ही होते हैं। तो नेमेटोड का दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं हम? पैरासाइटिक, जो हमने फर्स्ट लाइन में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए पैरासाइटिक एक्चुअल है क्या? ठीक है, ये तो हो गया कि हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये पैरासाइटिक? Parasites are germs that enter and attach to persons outside or inside like tissues or senses and suck up all the nutrients. ये एक तरह के कीटाणु यानी कि जर्म्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन्स में एंटर हो जाते हैं और उस पर्सन्स को अंदर या फिर बाहर से उसकी बॉडी पर अटैक कर सकते हैं, और ये इसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये धीरे धीरे उनको भी क्या करेंगे? सक करना स्टार्ट कर देंगे, उनको खाना स्टार्ट कर देंगे। राइट? तो ऐसे में जब ये पैरासाइट्स हमारी बॉडी के, हमारे स्टमक में न्यूट्रिएंट्स को खा लेते हैं, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? वीक होता चले जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है उस न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है। क्यों? उनको तो अब्जॉर्व कौन कर रहे हैं?
ये पैरासाइट्स कर रहे हैं, वो उनको खा रहे हैं, तो उनके लिए लग रहा है उनको ताकत मिल रही है और ज़्यादा पैदा होने के लिए, ठीक है। सम पैरासाइट्स इंक्लूड्स वर्म इवेंचुअली वीकन एंड स्प्रेड द डिजीज टू द पर्सन्स। और इसमें कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होकर पर्सन्स की बॉडी में एंटर होने के बाद भी उसको डिजीज़ कर सकते हैं या फिर डिजीज़ फैला सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्म पैरासाइट्स, और भी एग्जांपल्स हो सकता है, टैप वर्म हो सकता है, वर्म पैरासाइट्स हो गया, ठीक है, राउंड वर्म्स हो गए। तो ये कई तरह के एरोमेंटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, their children grow as eggs, larvae incubated new worms from eggs or worm shells into the tissues of the skin, muscles, lungs or intestines which they grow. और कुछ worms राउंड शेप के तो कुछ लंबे आकार के दिखाई देते हैं, बट इनमें किसी भी तरह की बोन्स यानी कि हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। दोबारा से समझेंगे, ये जो वर्म्स होते हैं बेटा, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये इनकी कई शेप देखने को मिलती है और कई आकार होते हैं, कई साइज होते हैं इनके। कभी कोई छोटे मिलेंगे, कोई बड़े मिलेंगे, ठीक है। किसी का जो शेप रहेगा राउंड रहेगा, किसी का लंबा आकार में रहेगा, कई वो टेढ़े मेढ़े करके चलते हैं। तो इस तरह का इनके साइज रहते हैं और शेप देखने को मिलती है, बट इसमें किसी भी तरह की बोन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या करते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। इनके सेल्स क्या होंगे, इनके एग क्या होंगे, ग्रो करते रहेंगे और लार पैदा करेंगे, और फिर ये पर्सन्स के स्किन पर, मसल्स पर, लंग्स पर और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन पर जाकर उन्हें भी ये क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे। और जब ये ऑर्गन्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ पर वो डिजीज़ कोज कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं बेटा? इंटेस्टाइनल्स वर्म्स, ये जो होते हैं ये राउंड वर्म्स भी हो सकते हैं और टैप वर्म्स भी हो सकते हैं। तो इंटेस्टाइनल वर्म्स के अगर बारे में हम पढ़ें तो क्या क्या होता है इसमें, फीसिस में जो स्टूल्स होता है एस्कैरियोसिस वर्म्स के जो एग्स होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं। और ये किसी भी पर्सन्स में कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स के खाने से हो सकता है, और ये फिर बॉडी में जाके इंटेस्टाइन में ग्रो कर सकता है, और फिर ये ब्लड के थ्रू लंग्स में भी एंटर कर सकता है, और ऐसे करके ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में पहुंच सकता है। और हाँ, ये साइज में 40 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो सकता है इन वर्म्स का, ठीक है। अगर हम सिर्फ टैप वर्म की बात करें तो टैप वर्म में भी बॉडी में एंटर करने के बाद जो टैप वर्म्स होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो किसी भी पार्ट से एंट्री कर सकता है, और वहाँ के जो हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये जाकर क्या करेगा, सक करना स्टार्ट कर देगा, और जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पे धीरे धीरे क्या है वो पहुँच जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर देता है, अगर हम सिर्फ टैप वर्म की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। इसके क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं? फर्स्ट, देयर इज नो सिम्टम्स और नेग्लिजिबल। कई बार किसी भी तरह का सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स स्टार्ट्स अपीयरिंग सडनली और समटाइम्स इट टेक्स मोर देन 20 ईयर्स ऑफ सिम्टम्स टू अपीयर। पेशेंट्स में कभी कभार सिम्टम्स शो तो हो सकते हैं, या फिर कभी कभार सिम्टम्स 20 साल से ज़्यादा का टाइम भी पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स देखने में लगा सकता है या फिर दिख सकता है, ठीक है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल में भी दिखाई देगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज कम्प्लीटली at one times or small by small in a phases, little by little in a phases। तो क्या है, कई बार ये जो इन्फेक्शंस होते हैं कम्प्लीटली डिस्चार्ज तो हो जाते हैं, या फिर स्टूल्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे,
ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट्री इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे टैपवर्म हो चाहे राउंड वर्म हो, ठीक है, किसी भी तरह के वर्म्स होते हैं, ये हमारे स्टूल्स के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लाइक इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, स्टमक, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और रेक्टम, ठीक है, ये हमारा लोअर पार्ट हो गया। Consisting of intestinal worms such as abdominal pain, weakness, diarrhea, loss of appetite, weight loss, vomiting, anemia, malnutrition, itching around the anus and vagina, inability to sleep, urinations in bed, abdominal pain are symptoms of pinworm infections। तो ये भी क्या है, pinworm infections, ये भी एक तरह का पैरासाइट होता है। ये क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स पेशेंट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस या फिर वजाइना में होने पर, ठीक है, ये किसी भी ऑर्गन्स पर अफेक्ट कर देते हैं, और जब वहाँ पर अफेक्ट करते हैं तो पेशेंट में कई तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पेशेंट को डायरिया हो जाना, पेशेंट को भूख ना लग जाना, वीकनेस आ जाना, वेट लॉस होना, वोमिटिंग होना, मालन्यूट्रिशन, अनीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट में। एनस एंड वजाइना एरिया पे कई बार क्या हो सकती है, ईचिंग पैदा हो सकती है, प्रॉपर स्लिप नहीं ले पाएगा पेशेंट, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स, स्किन बर्न्स, पस, ब्लिस्टर्स, स्वेलिंग ऑन फेस स्पेशली अराउंड द आइज। तो हमारे स्किन क्या हो जाएगी, बल्ज हो सकती है पेशेंट की, जिनके स्किन पर इस तरह के पैरासाइट्स अफेक्ट कर देते हैं, बॉडी को अफेक्ट करेंगे, स्किन की बॉडी भी बल्ज हो सकती है, वहाँ पे पस भी बन सकता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो सकती है, पेशेंट में स्वेलिंग भी हो सकती है फेस पे जो ज़्यादातर देखी जाती है, और हमारे जो आइज़ होती है उसके नियर बाय भी पेशेंट में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, लिम्फ स्वेल ऑन एलिफेंट लाइक फिट और ओवरीज, स्टमक पेन आल्सो अकर। कुछ पेशेंट्स के लिम्फ नोड्स पर सूजन आ सकती है, हाथी जैसे पैर पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं स्वेलिंग से। ओवरीज क्या हो जाते हैं, कई बार सूज जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, स्टमक में पेन रहने लग जाता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि पेशेंट में दिखाई देते हैं इन पैरासाइट की वजह से, जब हमारी ये बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, अगर हम एलिमेंट्री इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें सबसे पहले पेशेंट्स को क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशंस प्रोवाइड करनी है, उसको कंप्लीट रेस्ट देना है, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना है पेशेंट को, टू चेक द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स रिलेटिव्स। और उसके साथ में पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो नहीं अफेक्ट हो रहे पेशेंट्स की इन कंडीशंस की वजह से, तो उनका भी हेल्थ स्टेटस चेक करना है। क्लोथ ऑफ द पेशेंट शुड बी वॉश्ड बाय द हॉट वाटर। तो पेशेंट के जो कपड़े होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, तो ये कैसे गर्म पानी में हॉट वाटर में उसको वॉश करना है, ठीक है, जिससे कि वहाँ के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गन्स पैरासाइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे चिपके हुए होते हैं इन क्लोथ्स पे, और वो वहाँ पर किल हो जाते हैं अगर हम गर्म पानी से उसको भिगो कर रखते हैं और उसको धोते हैं, ठीक है। टू एनकरेज फॉर प्रॉपर हैंड वॉशिंग, हमें पेशेंट को एनकरेज करना है, पेशेंट के रिलेटिव्स को समझाना है, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉशिंग को एनकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉशिंग हमें करनी है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को हम इन प्रिकॉशन से इनको कम कर सकते हैं, कील कर सकते हैं। नेक्स्ट टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तो जब भी पेशेंट को पीने के लिए जो चीज़ दोगे आप, पानी जब दोगे पीने के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए। तो हमारे शरीर में जब कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को धीरे धीरे अफेक्ट करते हैं, उनको वीक बनाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को पीने के लिए गर्म पानी ही देना चाहिए, बॉइल्ड वाटर ही देना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से मरते हैं, जब उस पर अटैक होता है गर्म पानी का,
ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, वॉर्म इन्फेक्शंस पेशेंट्स में हो जाता है तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तब आप मेरे से पूछ सकते हैं, या टेक्स्ट के थ्रू पूछ सकते हो, जैसे भी आपको सफिशिएंट लगे। सो थैंक यू क्लास।